सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। अग्रे अस्ति व्याकरणम। व्याकरणम तो पाणिनि कृतं प्रसिद्धम। व्याकरण किसका प्रसिद्ध है? तो पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की और उनका लिखा हुआ व्याकरण ही प्रसिद्ध है। अग्रे निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोधः। निरुक्त का क्या कार्य है? तो वेद के अर्थ की जानकारी देना, वेदार्थ का परिचय देना, ये निरुक्त का कार्य है। अग्रे अस्ति तस्य रचयिता कः अस्ति? तस्य रचयिता यास्कः अस्ति। तो उनके रचयिता कौन है? महर्षि यास्क हैं। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। और छंद कहाँ प्राप्त होता है? तो पिंगल के द्वारा रचित सूत्र ग्रंथ में छंद आपको मिलेगा। तत्पश्चात ज्योतिषम लगधर रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। और आगे फिर ज्योतिष के बारे में बताया कि वो कहाँ से आपको मिलेगा, उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो लगधर के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी मिलेगी। तर्हि एक अन्य छात्र अस्ति अब्राहम। तस्य मनसि अपि जिज्ञासा जागृता जाता। उसके मन में भी जिज्ञासा जागृत हुई। अब उसके मन में क्या प्रश्न हुआ? देखिए, अब्राहम स कथयति किम एतावन्तः एव शास्त्रकाराः सन्ति। अब्राहम के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब इतनी बातों की जानकारी दे रहे हैं शिक्षक, तो बच्चों के मन में तो जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है ना। आपके मन में भी जिज्ञासा हो रही होगी। तो अब्राहम ने क्या पूछा कि गुरुदेव, क्या ये सभी शास्त्रकार हैं या फिर उनके रचयिता हैं? तर्हि शिक्षका किम कथयति? शृण्वन्तु। शिक्षकः नहीं नहीं एते प्रवर्तकाः एव। नहीं नहीं, ये सभी कौन है? ये वस्तुतः संस्थापक ही हैं। अस्तु, तर्हि अग्रे वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां परवर्तिभिः संचालिता। वस्तुतः बाद के आचार्यों ने क्या किया? इन शास्त्रों की एक बहुत बड़ी परंपरा चलाई और इस देश में 6 दर्शन शास्त्रों का आरंभ हुआ। किंच दर्शन शास्त्राणि षट देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। क्या कहा कि बाद के आचार्यों ने इन शास्त्रों की ऐसी एक बहुत बड़ी परंपरा चलाई और बाद में हमारे देश में 6 दर्शन शास्त्रों का आरंभ हुआ। पुनः अग्रे किम अस्ति? देखते हैं आगे फिर क्या है। तर्हि अग्रे एका छात्रा अस्ति श्रुति। तस्य मनसि अपि प्रश्नं जागृतम् अस्ति। किं प्रश्नमस्ति? स कथयति आचार्यवर दर्शनानां के प्रवर्तकाः शास्त्रकाराः च।
वो शिक्षक से पूछती है कि आचार्यवर, आचार्य श्रेष्ठ, दर्शनों के प्रवर्तक कौन है, उनके शास्त्रकार कौन कौन है? तर्हि शिक्षकः उत्तरति किम पश्यन्तु। शिक्षकः सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है? कपिल, महर्षि कपिल। अग्रे अस्ति योग दर्शनस्य पतंजलिः। योग दर्शनस्य कः अस्ति? महर्षि पतंजलिः। आप सभी ने सुना है ना पतंजलि का नाम, जो बाबा रामदेव आते हैं ना पतंजलि योग पीठ से जे। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। आगे फिर एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम। और महर्षि गौतम के द्वारा क्या लिखा गया? न्याय दर्शन लिखा गया उनके द्वारा। और कनाद के द्वारा कनादेन च वैशेषिक दर्शनम। महर्षि कनाद ने वैशेषिक दर्शन को लिखा। उसके संस्थापक कौन हुए? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कनाद। जैमिनीना मीमांसा दर्शनम बादरायणेन च वेदांत दर्शनम प्रणीतम। और जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन, आगे फिर बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन, बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया। सर्वेषां शताधिकाः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते। सभी में से 100 से अधिक ने व्याख्या किया है और स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की है। और फिर आगे प्रश्नों की जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बच्चों के मन में, और वो किस तरह से शिक्षक से अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपनी कक्षा में करते होंगे ना, जब आपके मन में प्रश्न आता है तो आप किससे पूछते हैं? अपने शिक्षक से ना। कक्षा में अपने शिक्षक से और घर में अपने माता पिता से। तो आगे देखिए, आगे फिर क्या हुआ। आगे फिर वार्ता कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है, संवाद इस प्रकार से बढ़ रहा है। कैसे? देखिए, गार्गी गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गार्गी ने क्या बोला कि गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बता रहे? तर्हि शिक्षकः किम कथयति? शिक्षकः उक्तम कथयसि। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त। प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, उन्हीं शाखाओं के द्वारा शास्त्रों का आरंभ हुआ। अर्थात विज्ञानों से इनका संबंध प्राचीन काल से ही रहा है। जैसे आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकार नामनैव प्रसिद्धे स्तः। जैसे कि आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये इन्हीं शास्त्रकारों के नाम अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये इन्हीं के नाम से, चरक क्या थे? वो आयुर्वेदाचार्य थे, और उन्हीं के नाम से चरक संहिता प्रसिद्ध हुई, सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध हुई। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर्भूतः। और वहीं पे आपका रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। तर्हि अग्रे ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणित विज्ञानम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। अग्रे किमस्ति? ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित दोनों ही शास्त्र समाहित हैं। आप ज्योतिष के गणना को आप देखते होंगे किस तरह से उसमें संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ आपको खगोल विज्ञान और गणित दोनों ही विषय समाहित हैं। अग्रे आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे फिर एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषयाः समन्विताः। और आगे फिर वराहमिहिर की बृहत् संहिता, जो कि एक विशालतम ग्रंथ हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों को समाहित किया गया। और फिर उससे आगे वास्तुशास्त्रम अपि अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत्। और यहाँ पे वास्तुशास्त्र भी एक बहुत ही व्यापक शास्त्र था। वास्तुशास्त्र का नाम तो आपने सुना होगा। आपके माता पिता वास्तुशास्त्र का आश्रय लेकर अपने गृह निर्माण की प्रक्रिया संचालित करते हैं।
कि कहाँ कौन से कोने में रसोई होना चाहिए, कौन से कोने में पूजन स्थल होना चाहिए, किस कोने में हमारा शौचालय होना चाहिए, किस में शयन कक्ष होगा। ये इन सभी का निर्धारण वास्तुशास्त्र के द्वारा किया जाता है। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, कृषि विज्ञान पराशर मुनि के द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा उसकी रचना की गई। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकारा नाम अल्पा संख्या, वास्तविकता ये है कि शास्त्रकारों की संख्या न्यूनतम नहीं है, कम नहीं है, अपितु बृहद संख्या है इसकी, जिसे वर्णन कर पाना एक छोटे से पाठ में संभव नहीं है। यहाँ तो आपको सूक्ष्मतम जानकारी दी जा रही है ना, यहाँ आपको सूक्ष्मतम जानकारी दी जा रही है। शास्त्रों एवं उनके प्रवर्तकों की जानकारी आपको सूक्ष्म रूप में दी जा रही है। बृहद जानकारी के लिए आपको अन्य पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। अग्रे किम अभवत्, अग्रे वर्गनायकः कथयति। अब आगे वर्गनायक क्या कह रहे हैं? जब इतनी जानकारी ले ली शिक्षक से तो वर्गनायक ने क्या कहा? गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। तब वर्गनायक अर्थात किसे कहते हैं? वर्गनायक आपकी कक्षा को नियंत्रण में रखता है, अर्थात क्लास मॉनिटर, आप उसे वर्गनायक ही कहते हैं ना। तो उन्होंने क्या कहा? वर्गनायक ने कहा कि गुरुदेव आज तो हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा से ही समृद्ध रहा है और आज भी यह समृद्ध ही है। तर्हि शिक्षकः वर्गात् निष्क्रामति छात्राः अनुगच्छन्ति च। और उसके बाद क्या हुआ? कक्षा का समापन हुआ, और कक्षा जब समाप्त हुई तो फिर शिक्षक क्या करेंगे? वो कक्षा से बाहर निकल जाते हैं और छात्र भी उनके पीछे चल दिए, उनका अनुसरण किया उन्होंने। और इस प्रकार से इस पाठ को हमने समझा। इसमें कौन कौन सी बातें समझा? इसमें शास्त्रों की चर्चा हुई, दर्शन की चर्चा हुई, किस दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए इसकी जानकारी मिली, वेदांगों का परिचय हुआ। इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमने इस पाठ के माध्यम से प्राप्त किया। और आगे इस पाठ से संबंधित आपके पास शब्दार्थ होते हैं, समास होते हैं, समास का उसमें विग्रह भी है और समस्त पद भी बताया जाता है, उसके आगे संधि विच्छेद होते हैं। तो इन सभी को आप अपने दैनिक अभ्यास में नियमित रूप से शामिल करने का प्रयास कीजिए और रोज़ाना अभ्यास करना है आपको, तभी तो आप दक्ष होंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे प्रश्नों का अभ्यास, जिसमें हमारे मौखिक अभ्यास होंगे और तत्पश्चात लिखित प्रश्नों के अभ्यास किए जाएंगे। तो चलिए अब प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला में अभी हम लोग मौखिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन देयम। अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है। और प्रश्न है, कक्षायां कः प्रविशति। कक्षायां कः प्रविशति, ध्यान है ना, किसने प्रवेश किया था कक्षा में? अस्तु, शिक्षकः। बहुत अच्छे, शिक्षकः। तो इस प्रकार से इसको एक पद में हमने उत्तर दे दिया। तो भाई एक प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे दिया, अब जो शेष बच गए इस खंड में उसके उत्तर कौन देगा? बिल्कुल, उसके उत्तर आप स्वयं करने वाले हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है? संधि विच्छेदम कुरुता। संधि विच्छेद करना है, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। और इस क्रम में पहला प्रश्न हमारा पद है उच्चारणम। किमस्ति? उच्चारणम। तर्हि विच्छेदम किम भविष्यति? उत धन चारणम। उत धन चारणम इति उच्चारणम। शेष पदों के विच्छेद कौन करेंगे? शेष पदों का संधि विच्छेद आप स्वयं करेंगे। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अस्मिन् प्रश्ने अस्माभिः समास विग्रहं करणीयः। हमें इस प्रश्न में क्या करना है? समास विग्रह करना है। और प्रश्न है ज्योतिष शास्त्रम, इसका समास विग्रह करना है। जैसा कि आपको पता है, ये आपको दिख रहा है ना, उच्चारण कर रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्रम, अर्थ क्या निकाला हमने? ज्योतिष का शास्त्र, ज्योतिष से संबंधित शास्त्र।
तो विग्रह क्या करेंगे? ज्योतिषस्य शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्रम। और ये किस समास के अंतर्गत आ गया? विभक्ति आ गई ना। विभक्ति युक्त कौन से समास होते हैं? तत्पुरुष समास। तो कौन सी विभक्ति है यहाँ? षष्ठी विभक्ति। इसलिए यहाँ हमने कौन सा समास बताया? षष्ठी तत्पुरुष समासः। इस प्रकार से हमने इसका विग्रह किया। तो अभी तो प्रश्न बहुत ही आसान दिख रहा है ना। समास विग्रह कितना आसान था। ज्योतिष शास्त्रम, उसका विग्रह हमने किया ज्योतिषस्य शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्रम। और यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण था। और आगे फिर इसी प्रकार से आगे इसमें जितने भी हैं उनके विग्रह करते हुए उनके समास के भेदों के नाम भी आप बताएं, तो आपके बुद्धि पटल में आसानी से बैठ जाएगा, आपके स्मरण में भी रहेगा। और जैसे ही प्रश्न दिखेगा उसे हम तुरंत एकदम उसका उत्तर लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को आप पे छोड़ा। इस बाकी इसका जो शेष अंश है उसे आप स्वयं करेंगे। और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न में हमें प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। प्रकृति प्रत्यय विभाग के लिए हम कौन कौन से क्रम को लेते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से पद चाहिए? उनके लिए हमारे जो होते हैं पद हैं, पहला हम लोग लेते हैं उपसर्ग देखते हैं, दूसरा उसमें धातु कौन सी है, उसके बाद कौन से प्रत्यय का उसमें प्रयोग हुआ है। और पहला पद है हमारा आर्यभट्टियम। किमस्ति? आर्यभट्टियम। अत्र तु उपसर्ग नास्ति नास्ति। फिर आगे क्या हुआ? आर्यभट्ट धन छ प्रत्यय। आर्यभट्ट धन छ प्रत्यय और रूप निष्पन्न हुआ आर्यभट्टियम। और आगे फिर दूसरा है जिसमें मैं एक चीज़ आप ध्यान देते हैं बच्चों कि मैं दो चीज़ें लेकर चलती हूँ, दो उदाहरण लेकर चलती हूँ। दो प्रश्न का हमेशा मैंने हल निकाला है। क्यों? एक तो जो उपसर्ग युक्त होता है और दूसरा जो उपसर्ग रहित होता है। तो इस बताने का उद्देश्य ये होता है कि आप दोनों ही प्रकार से समझ लें, उपसर्ग वाले रहें तो और बिना उपसर्ग वाले रहें तो कैसे उसका हम लोग प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे। तो इस क्रम में दूसरा है फिर विज्ञानम। क्या है? विज्ञानम। तो यहाँ तो उपसर्ग दिख रहा है, वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु धन ल्युट् प्रत्यय और रूप निष्पन्नम अस्ति। किम अस्ति? विज्ञानम। रूप निष्पन्न होकर क्या बना? विज्ञानम। इसी प्रकार से अन्य धातुओं के साथ भी आप इस प्रत्यय का इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग रूप बना सकते हैं। और शेष जो रह गए इसमें प्रकृति प्रत्यय विभाग करने को, उसे आप स्वयं करने वाले हैं। और हम लोग इसके अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या करना है हमें। और इसमें हमें विपरीतार्थक शब्दों को बताना है। विपरीतार्थकान शब्दान वदत। और शब्द है हमारा उत्थाय। किमस्ति? उत्थाय। तर्हि विपरीतार्थकम किम भविष्यति? उत्थाय अर्थात उठकर। तो हिंदी में इसका विपरीतार्थक क्या समझेंगे? उठकर का विपरीतार्थक क्या होगा? बैठकर। तर्हि संस्कृते उपविश्य। उपविश्य इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः भविष्यति। तो यहाँ उठकर का उल्टा हो गया बैठकर, इसलिए यहाँ हमने उपविश्य को लिख दिया और ये इसका विपरीतार्थक हो गया। तो विपरीतार्थक तो हमने बता दिया। बचपन में भी छोटे जब थे तो भी हम लोग ना छोटे छोटे शब्दों के विपरीतार्थक बोलते थे ना। अच्छा का बुरा, ऊंचा का नीचा, उल्टा का सीधा। तो इस प्रकार से आपको ये हिंदी वाले तो अच्छे से आप बता देते हैं। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ संस्कृत में बताना है। हमें किस चीज़ में बताना है? संस्कृत में बताना है। तो उसके लिए तो हमें उसके अर्थ भी पता होने चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? वहाँ आपको संस्कृत शब्दों का संग्रह चाहिए, पाठ से संबंधित भी और उससे इतर भी, उनका संग्रह करके और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद फिर धड़ल्ले से बना लेंगे इसे। तो विपरीतार्थक आप जो शेष बच गए उसके विपरीतार्थक कौन लिखेंगे? आप स्वयं लिखेंगे। और अब हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और लिखित अभ्यास की ओर चलते हैं। लिखित प्रश्नों का अभ्यास अब करते हैं।
और इस लिखित अभ्यासों के प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां पदानां उत्तराणि संस्कृत भाषया एव लिखत। और इसमें क्या करना है हमें, देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, लेकिन यह नहीं स्पष्ट किया कि आपको एक पद में लिखना है या एक वाक्य में लिखना है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, अपने विवेक का आश्रय लेना है। कैसे, तो इसमें हम पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। और प्रश्न है हमारा, संस्कृत शास्त्रैः सह केषां परिचयो भविष्यति। संस्कृत शास्त्रैः सह केषां परिचयो भविष्यति। संस्कृत, तो उत्तर क्या होगा, उत्तरमस्ति संस्कृत शास्त्रैः सह छात्राणां परिचयो भविष्यति। संस्कृत शास्त्रैः सह छात्राणां परिचयो भविष्यति। और इस प्रकार हमने इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर लिख दिया। और इसमें हमें क्या करना है, देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है, लेकिन एक शब्द में देना है या पूर्ण वाक्य में देना है, इसे स्पष्ट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने विवेक का आश्रय लेंगे और क्या करेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। और प्रश्न है हमारा, संस्कृत शास्त्रैः सह केषां परिचयो भविष्यति। संस्कृत शास्त्रैः सह केषां परिचयो भविष्यति। उत्तरमस्ति संस्कृत शास्त्रैः सह छात्राणां परिचयो भविष्यति। संस्कृत शास्त्रैः सह छात्राणां परिचयो भविष्यति। और इस प्रकार हमने इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में कर लिया। तो ये हो गई हमारे लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न का उत्तर हमने किया। इसके जो शेष प्रश्न बच गए, उनके उत्तर आप स्वयं करेंगे और पूर्ण वाक्य में करेंगे। और हम इस क्रम को आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में क्या करना है देखते हैं। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है, देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पद को आधार करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। कैसे, तो उदाहरण आपकी पुस्तक में है, उसे आप देखिए। पराशरेण मुनिना कृषि विज्ञानम प्रवर्तितम। और वहाँ आपको पराशरेण को रेखांकित किया और प्रश्न बन गया, केन मुनिना कृषि विज्ञानम प्रवर्तितम। तो यहाँ भी हमने क्या किया, प्रश्न है हमारा, भारतवर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की महती परंपरा सुनी जाती रही है। तो यहाँ हम प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, चूँकि प्रश्न निर्माण हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे लिए प्रश्न ही है, तो हमने यहाँ इसका उत्तर तैयार किया है प्रश्न के रूप में। क्या बना, वो रेखांकित पद है हमारा शास्त्रानाम। तो इसके स्थान पे हमें इसी विभक्ति में प्रश्न सूचक शब्द को लिख देना है और प्रश्न निर्माण कर लेना है। कैसे, देखिए, भारतवर्षे केषां महती परंपरा श्रूयते। ये हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। तो इस प्रकार हमने इसके लिए प्रश्न निर्माण कर लिया। प्रश्न निर्माण करना कोई कठिन कार्य तो है नहीं, क्योंकि ये तो हमने पहले भी किया है, लगभग सभी अध्यायों में किया है प्रश्न निर्माण। तो यहाँ भी हमने प्रश्न निर्माण किया। बस ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो रेखांकित पद है ना, वो किस विभक्ति में है और किस वचन में है, उसी के अनुसार उसके जगह पे प्रश्न सूचक शब्द उसी विभक्ति उसी वचन का हमें रख देना है और प्रश्न निर्माण आसानी से कर लेना है। और आगे शेष जो बच गए उसके लिए प्रश्न निर्माण आप स्वयं करेंगे और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्मिन् प्रश्ने अस्माभिः किं करणीयः पश्यन्तु। क्या है, अधोलिखित क्रियापदानां स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। आपको नीचे कुछ क्रियापद दिए हुए हैं,
उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। नहीं, हिंदी में नहीं, संस्कृत में। कैसे करना है? बहुत आसान है। देखिए, पहला क्रियापद है हमारा भवति। भवति अर्थात होता है। मूल धातु क्या है? भू। और यह किस लकार का है? यह लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का यह पद है। तो हमने इसके लिए वाक्य क्या बनाया? आम्रम मधुरम भवति। बहुत ही साधारण सा वाक्य बनाया। आप भी इसी तरह से छोटे छोटे वाक्य का ही निर्माण करें तो आपकी लेखन शैली धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी और संस्कृत में आप पारंगत हो जाएंगे। तो हमने वाक्य क्या बनाया? आम्रम मधुरम भवति। आम मीठा होता है। तो ये प्रश्न भी हमने बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से हमने इसका भी समाधान कर लिया। और वाक्य का निर्माण करना था वो तो बहुत आसान है। छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना तो आप सीख ही चुके हैं। और आपको पता है प्रश्नों में इतने विभिन्नता लाने का क्या कारण है? आपको सभी दृष्टिकोण से पारंगत बनाना, सक्षम बनाना, ताकि आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो सके। और बाकी के जो वाक्य निर्माण करने हैं वो आप स्वयं करेंगे। और हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? देखिए बच्चों, आप ध्यान से। कोष्ठांतर्गतानां शब्दानां सहायेन रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो आपको शब्द दिए हैं उनकी सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। और कोष्ठक में आप शब्द अपनी पुस्तक से देखिए। और इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, भारतवर्षे शास्त्राणां रिक्त स्थान परंपरा श्रूयते। क्या है? भारतवर्षे शास्त्राणां रिक्त स्थान परंपरा श्रूयते। तो आपको अब रिक्त स्थान में कौन सा शब्द लेना है वो आप कोष्ठक से उठाइए। कौन से शब्द को लेना है? तो वहाँ हमने देखा क्या, इस वाक्य के लिए यहाँ उपयुक्त शब्द है हमारा महति। और पूर्ण वाक्य हो गया हमारा भारतवर्षे शास्त्राणां महति परंपरा श्रूयते। और इस प्रकार हमने इस वाक्य की पूर्ति तो कर ली, रिक्त स्थान तो हमने पूर्ण कर लिया और वाक्य भी पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार हमने एक वाक्य के रिक्त स्थान को तो पूर्ण कर लिया। शेष जो रह गए उसे आप कोष्ठक से जो उचित शब्द हैं उसका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। और अब हम लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और इस प्रश्न में क्या करना है? देखिए, अस्मिन् प्रश्ने वयं किं पश्यामः? अत्र अस्माभिः रेखांकित पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं लेखनीयः। क्या है करना हमें? इसमें रेखांकित पदों की जो विभक्ति प्रयुक्त है उसे लिखना है। और वाक्य है हमारा उपविशन्तु सर्वे। अत्र रेखांकितम पदम अस्ति सर्वे। यहाँ रेखांकित पद क्या है? सर्वे। तो सर्वे का मूल शब्द देखेंगे। मूल शब्द क्या है इसका? सर्व। सर्व का अब क्या देखेंगे कि यह किस लिंग का है। इसके लिए आपको मैंने पहले ही बोला है ना कि शब्द रूपों को आपको याद रखना है, तभी तो आप ध्यान में रख सकेंगे कि यह किसका रूप है। यहाँ उपविशन्तु सर्वे। सर्वे यहाँ पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। यह सर्वे, सर्वौ, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, यह रूप चलता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने इसका विभक्ति निर्धारण कर दिया। यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का पद है। तो यहाँ हमने जैसे प्रश्न में दिया था कि इसमें रेखांकित पदों का विभक्ति बताना है, आपको विभक्ति लिखना है। तो हमने पहले प्रश्न का तो कर लिया। आगे का जो शेष रह गया है उसमें रेखांकित पदों को देखकर उसके मूल शब्द को देखेंगे और तब उसकी विभक्ति कौन सी है और किस वचन में है इसको भी आप लिखेंगे और इस प्रश्न को आप पूर्ण करेंगे। और अब क्या करना है? समयः किम् अस्ति? समयः अस्ति इदानीं योग्यतायाः विस्तारस्य। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से
आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। समयः अस्ति योग्यतायाः विस्तारस्य। तर्हि योग्यतायाः विस्तारीकरणीयम्। इदानीं प्रस्तुतपाठः भारतीयशास्त्रकाराणां संक्षिप्त परिचयं प्रस्तौति। प्रस्तुत पाठ जो हमने पढ़ा शास्त्रकाराः, इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने भारतीय शास्त्रकारों का संक्षिप्त परिचय पढ़ा, उसके बारे में हमने जानकारी लिया, ज्ञान अर्जित किया। और अब आगे क्या करना है? आगे हमें इनको और परिपक्वता देना है, और इसलिए आपको योग्यता विस्तार करना है, अपनी योग्यता का विस्तार करना है। तो देखते हैं आगे फिर। भारतस्य पुण्य भूमि शास्त्रकाराणां मातृका वर्तते। भारत की यह पुण्य भूमि शास्त्रकारों की यह जननी है। यहाँ से अनेकानेक शास्त्रकारों का जन्म हुआ, उनका प्रादुर्भाव हुआ, तभी तो यह पुण्यमयी भूमि है भारत की। वेदांगानां, दर्शनानां, विज्ञानानां, साहित्य व्याकरण आदि शास्त्राणां महती शास्त्र परंपरा वर्तते। यहाँ वेदांगों का, दर्शनों का, विज्ञान का, साहित्य व्याकरण आदि शास्त्रों की यहाँ महती शास्त्र परंपरा रही है। इनका आरंभ यहीं से हुआ है, भारत की पुण्य भूमि से ही इनका आरंभ हुआ है। धर्मशास्त्रस्य, अर्थशास्त्रस्य, कामशास्त्रस्य, तंत्रशास्त्रस्य च सुदीर्घा परंपरा
चापि अवलोक्यते। और क्या चीज़ें हैं भाई इस पुण्य भूमि पे? तो इस पुण्य भूमि पे हैं यह धर्मशास्त्र का, यह अर्थशास्त्र का, यह कामशास्त्र और तंत्र शास्त्र की लंबी परंपरा यहाँ से विकसित हुई है। यहीं से परंपरा का संचालन हुआ। तो निश्चय ही यह भारत की भूमि पुण्य भूमि है, क्योंकि इसका इतिहास हमेशा से ही गौरवशाली रहा है, समृद्ध रहा है। और आगे फिर आपके लिए क्या चीज़ें हैं? करणीयम कार्यमपि दत्तम अस्ति। आपके लिए कुछ करने योग्य कार्य भी दिए हुए हैं। आपको क्या करने हैं? कहने का तात्पर्य आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क, आंग्ल भाषायां किम कथितम प्रोजेक्ट वर्क इति। तो यहाँ हमें प्रोजेक्ट वर्क भी दिया हुआ है, करणीयम कार्यमपि दत्तम अस्ति। तो आपको कौन कौन से कार्य करने हैं? देखिए, संस्कृत शिक्षकानां समीपवर्तीनां संस्कृत विदुषां च सहयोगेन विविध शास्त्रकाराणां सूची निर्मातव्या। क्या करना है आपको? संस्कृत शिक्षकों के या समीपवर्ती संस्कृत विद्वानों के सहयोग से आपको विविध शास्त्रकारों की सूची का निर्माण करना है। ये आपके लिए है, आपको इसका निर्माण करना है। तत्र शास्त्रकाराणां शास्त्राणां प्रतिपाद्य विषय रचना कालादि तथ्यानि संकेत रूपेण स्पष्टतया लेखनीयानि सन्ति। और फिर वहाँ क्या करना है? सूची तो बनानी है, लेकिन कैसे? तो उसमें आपको शास्त्रकारों का नाम, एक सूची वैसी बनेगी, एक पंक्ति, उसके बाद शास्त्र का नाम, उसके बाद प्रतिपाद्य विषय उनके क्या थे, उनके समय क्या थे, समय भी तो उनका काल निर्धारण भी तो करना है। और इस प्रकार से उनके संकेत रूप, स्पष्ट रूप में आपकी लेखन शैली जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ही स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार से स्पष्ट रूप में आपको वो सूची निर्माण करना है। बच्चों, एक बात पता है आपको कि आपकी लेखन का आपके व्यक्तित्व पे बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। आपके लेखन से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इसलिए लेखन को निश्चय ही बिल्कुल स्पष्ट रखना है और उसे और विकसित करने का प्रयास करना है, तभी तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो आगे फिर क्या कहा? आगे फिर आपके लिए करने योग्य कार्य हैं। बिहार प्रदेश शास्त्रकाराणां उर्वर भूमि रूपेण आदिकालतः विख्यात अस्ति। यह बिहार की जो भूमि है यह शास्त्रकारों की उर्वर भूमि के रूप में जानी जाती है। आदिकाल से ही यहाँ शास्त्रकार विख्यात हुए हैं। अनेक शास्त्रकारों का जन्म हुआ इस बिहार की भूमि पर। तो इसलिए बिहार का गौरव भी क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। आदिकाल से ही इतिहास में इसका गौरव प्रसिद्ध है। विदेहराजस्य जनकस्य राजसभा वस्तुतः शास्त्र सभा एव आसीत्। विदेहराज जनक, जिनकी सभा में निरंतर ही शास्त्रकार ही उपस्थित हुआ करते थे और विभिन्न शास्त्रों पर चर्चाएं चलती थीं, और उन्हीं की सभा में, जनक की सभा में ही, हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि उनकी सभा में एक विदुषी थी जो उनसे शास्त्रकार उनसे शास्त्रार्थ करने में डरते थे। वो महान विदुषी थी। कौन थी वो? गार्गी वाक्चनवी। नाम तो आपने सुना है ना, हमने पाठ में भी पढ़ा था। तो यहाँ क्या कहा कि जनक की सभा वो आम सभा नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो शास्त्र सभा हुआ करती थी, जहाँ शास्त्रों पर चर्चा होती थी। उस पे बहुत लंबे समय तक शास्त्रकार उपस्थित होते थे, विषयों के ज्ञाता उपस्थित होते थे और उनसे चर्चाएं परिचर्चाएं चलती थी। यतो ही संपूर्ण भारतीय वैदिक दर्शनम व्यावहारिकम पक्षम स्वीकृत्य जीवनम यापयन मिथिलेशः जनकः दृश्यते। और जहाँ तक कि आप सभी को पता है कि जनक, जिन्हें विदेहराज, उन्हें विदेहराज भी कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि वो संपूर्ण भारतीय वैदिक दर्शन के व्यवहारिक पक्ष को स्वीकार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। ये उनकी महानता थी।
जनक कोई आम इंसान नहीं थे, वो अत्यंत ही वो दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत इंसान थे, जो भारतीय वैदिक दर्शन का आश्रय लेते थे और उनकी शरण में ही, उनके अनुसार ही अपने जीवन को जी रहे थे। इदमेव कारणम यत स विदेह इत्युच्यते, और इसी कारण शायद उन्हें विदेह कहा गया। तो इस प्रकार आप समझ रहे हैं ना कि जनक के बारे में भी आपने ज्ञान अर्जन कर लिया। और आगे फिर आपके लिए क्या है, आगे देखिए। अत्र अष्टावक्र आदि नाम शास्त्र चर्चा प्रसिद्धा वर्तते, और यहाँ पे अष्टावक्र आदि जैसे शास्त्रकारों की शास्त्र चर्चाएं भी प्रसिद्ध हैं। एतत् संबद्ध कथाः छात्राः संस्कृत शिक्षक सहयोगेन जानीयुः। यहाँ आपको क्या करना है, अपने संस्कृत शिक्षक की सहायता से, उनके सहयोग से इससे संबंधित कथाओं को आपको जानना चाहिए, उनके विषय में जानकारी लेनी चाहिए। अग्रे किमस्ति, बिहारे पुरुषार्थ चतुष्टयस्य प्रतिपादकानां शास्त्राणां प्रवर्तकानां पुण्यभूमि विद्यते। और आगे क्या कहा कि बिहार कैसी भूमि है, तो बिहार पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक शास्त्रों के प्रवर्तकों की पुण्य भूमि है यह। ठीक है ना, यथा जैसा कि कहा गया है, किन की भूमि है यह। सर्वप्रथम धर्मशास्त्रस्य कृते याज्ञवल्क्य स्मृति, धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम लिया गया। अग्रे अस्ति अर्थशास्त्रस्य कृते कौटिल्यम अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अग्रे अस्ति पुनः कामशास्त्रस्य कृते वात्स्यायन कामसूत्रम, और कामशास्त्र के लिए वात्स्यायन का लिखित कामशास्त्र। और इसके बाद तदुपरांत अग्रे अस्ति मोक्ष शास्त्र से कृते गौतमस्य न्याय सूत्रम, और मोक्ष के लिए गौतम का न्याय सूत्र। तो इस प्रकार आपको ये जानकारी दी जा रही है कि यह बिहार किसकी भूमि रही है, यह कितनी पुण्य है, इसका परिचय आपको दिया जा रहा है। आगे फिर है कनादस्य वैशेषिक सूत्रम, कपिलस्य सांख्य सूत्रम, जैमिनेः मीमांसा सूत्रम च प्रमुखानि शास्त्राणि सन्ति। तो इनका परिचय तो हमने पाठ में भी लिया, तो यहाँ क्यों ले रहे हैं, ज्ञान की परिपक्वता के लिए। तर्हि तो योग्यताया विस्तारस्य आवश्यकता अनुभूयते, तभी तो योग्यता विस्तार की आवश्यकता क्यों अनुभूत की गई, आपकी योग्यता का विस्तार के लिए, ताकि आपका ज्ञान शाश्वत हो सके। अग्रे अस्ति पुनः कथितम अस्ति बिहारस्य शास्त्र निर्माण क्षेत्रे महद योगदानम वर्तते। और बिहार का योगदान कहाँ है भाई, तो शास्त्र निर्माण के क्षेत्र में भी बिहार पीछे नहीं है, काफ़ी आगे है। यहाँ भी इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया बिहार के शास्त्रकारों ने, विशेषतः नव्य न्यायस्य तंत्रस्य च क्षेत्रे। विशेषकर किस क्षेत्र में, तो नव्य न्याय के क्षेत्र में और तंत्र के क्षेत्र में। तत्र गंगेशोपाध्याय आदि नामानि प्रसिद्धानि, और वहाँ भी किनके नाम अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, तो गंगेशोपाध्याय, इनका नाम बहुत ही अधिक प्रसिद्ध रहा है। तो बच्चों ये आपने जानकारी तो ले लिया, और विषय से संबंधित, आपके पाठ से संबंधित जितने भी आपने ज्ञान अर्जन किए, उन सभी को क्या करना है, अपने बुद्धि पटल में बिठाना है। तभी तो आपके प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। आपके प्रश्नों का समाधान ही तो आपके अंकों का निर्धारण करेगा। आपने जितने प्रश्न किए, उत्तर दिए, उतने अंक आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी खंड को देखा। पहले हमने उसके पूर्ण पाठ को पढ़ा, उसके बाद प्रश्नोत्तर कर लिया, लिखित मौखिक सभी तरह के प्रश्न किए। उसमें आपको फिर पाठ से संबंधित आपके पदार्थ हैं, पदच्छेद हैं, और आगे समास है। तो इन सभी का निरंतर आपको अभ्यास करते रहना है। और जैसा कि पाठ के साथ आपको फिर और क्या दिया जाता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए जाते हैं। तो उन प्रश्नों का भी समाधान कौन करेंगे, मैं और आप दोनों मिलकर करने वाले हैं। तो पाठ को अच्छे से समझना है
स्पष्ट लिखावट में आपको पूर्ण इसके प्रश्नोत्तर को करना है और एकदम आपको स्मरण में रखना है सभी चीज़ों को। तो चलिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते जाएंगे, आप उनके प्रश्नों के उत्तर करते जाएंगे। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी,
सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, Inspiring Innovators of Tomorrow। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।